नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबर जयपुर से है, जहां पर उदयपुर सर्किट बेंच का लगातार विरोध किया जा रहा है। वकीलों के द्वारा यह विरोध किया जा रहा है और वकीलों का जोश जो है वो अब कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। हाईकोर्ट से बाहर निकलते ही पीछे हट गए हैं वकील। सीएमआर कूच की घोषणा के बाद वकील गायब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जोश जो है वो ठंडा पड़ता दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार वकीलों ने काम ठप कर रखा है। आज सीएमआर कूच की बात की और उसके बाद वकील जो हैं वो धीरे धीरे गायब होते चले गए। तो हाईकोर्ट से बाहर आते ही वकील पीछे हटते दिख रहे हैं। सीएमआर कूच की घोषणा जरूर की थी, लेकिन वकील वहां से अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि उदयपुर बेंच को लेकर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया जब वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया और 2 दिनों तक कार्य बहिष्कार करने के बाद आज सीएमआर कूच करने की घोषणा की और जैसे ही हाईकोर्ट से बाहर निकले उसके बाद वकील गायब होते चले गए। तो सचिन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीएमआर कूच की बात तो कह दी, लेकिन अब वकील गायब होते जा रहे हैं। देखिए अभिषेक, यहाँ पर वो कहावत याद आती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। ऐसा ही कुछ वकीलों के साथ आज हुआ। आज जमकर दूसरे गुट ने हंगामा किया और मजबूर किया कार्यकारिणी को इस घोषणा के लिए कि कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। 2 दिन के कार्य बहिष्कार के बाद अब कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह से ही जो दूसरा गुट था जो कार्य बहिष्कार के पक्ष में था उसने जबरदस्त हंगामा किया और अंत में दबाव में आकर अध्यक्ष अनिल उपमन ने घोषणा कर दी कि कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने घोषणा की कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें सीएमआर कूच करना होगा और सीएम को जाकर अपनी बात कहनी होगी। लेकिन जैसे ही जिस तादाद में वकील यहां से निकले थे सीएमआर कूच करने के लिए, जैसे ही उन्होंने हाईकोर्ट का जो मुख्य दरवाजा उसे पार किया, उसके बाद उनकी संख्या लगातार कम होने लगी। यहां तक कि जो अध्यक्ष अनिल उपमन थे उनके साथ गिने चुने वकील थे, कार्यकारिणी के सदस्य भी पूरे नहीं थे। खुद महासचिव संगीता शर्मा इस पूरे मामले से नदारद नजर आई और जो वकील हंगामा कर रहे थे यहाँ पर जबरदस्त, जिनमें रोष दिखाई दे रहा था, जो करो या मरो की बात कह रहे थे, वो सारे वकील वहां से गायब हो गए। इसलिए कहा जा सकता है कि जो वकीलों का जोश था वो कूच करने के नाम से ही, पुलिस की लाठी के डर से या मामला दर्ज होने के डर से ही वो लोग पीछे हट गए। यानी वकीलों ने जमकर हंगामा हाईकोर्ट में तो किया, लेकिन जब बात सड़कों पर उतरने की आई तो उनमें से एक भी सड़क पर दिखाई नहीं दिया। खुद अध्यक्ष अनिल उपमन ढूंढते नजर आए वकीलों को और उन्होंने कहा कि जो 450 वकील हाईकोर्ट में हंगामा कर रहे थे, मुझ पर दबाव बना रहे थे, वो आखिर है क्या, आखिर है कहां। और अंत में जब उन्होंने अपने आप को अकेला पड़ता देखा, गिने चुने वकील उनके साथ थे, तो वापस हाईकोर्ट लौट आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। इसमें वो वकील जो दूसरा गुट था वो कामयाब हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि जिस वकील एकता जिंदाबाद का नारा वकील लगाते हैं, आज जब सीएमआर कूच करने की बात आई तो अध्यक्ष अनिल उपमन अकेले पड़ते हुए नजर आए। पूरी कार्यकारिणी के सदस्य भी उनके साथ नहीं थे और जो वकील हाईकोर्ट में जोश दिखा रहे थे, वकीलों को अंदर पैरवी करने से मना कर रहे थे, उनमें से एक भी वकील सड़क पर नजर नहीं आया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हाथी के दांत खाने के सचिन, अगर बात करें हम, सचिन, अगर हम इस चीज के बारे में आपसे समझना चाहें कि अब ये पूरा मामला जो हम देखें, कार्य बहिष्कार तो करने की बात अभी कंटिन्यू कह रहे हैं वकील, सीएमआर नहीं पहुंच पाए, रोड पर जैसे ही उतरने की बात हुई, सड़क पर उतरने की बात हुई, वकील पीछे हट गए। तो आखिर इस मामले को अगर हम आगे ले जाने की बात कहें, वकील ले जाना चाहते हैं, कहां जाकर यह थमेगा? कार्य कब शुरू होगा? कोर्ट में काम कब शुरू होंगे? इसको लेकर वकील क्या कह रहे हैं? देखिए, जो कार्य बहिष्कार की बात थी उसको लेकर वकीलों में कई फाड़ हो चुके हैं। काफ़ी वकील चाहते हैं कि काम होना चाहिए, क्योंकि जून से छुट्टियां शुरू हो रही है। ऐसे में केवल और केवल अब हम कह सकते हैं कि अंतिम वीक इस मामले को पूरे को चल रहा है, तो ऐसे में कुछ वकील चाहते थे कि काम होना चाहिए, क्योंकि अभी केवल उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में उसका इंतजार किया जा सकता है। कल विधि मंत्री से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि हमें कुछ दिन का समय चाहिए, उसके बाद हमें साफ कर देंगे कि जो कमेटी क्या निर्णय ले रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे गुट का
कहना था कि अगर कार्य बहिष्कार नहीं किया गया तो कहीं ना उनके नकारात्मक जो है पक्ष में भी फैसला आ सकता है। ऐसे में कार्य बहिष्कार किया जाए। आज जमकर हंगामा किया गया और जो अध्यक्ष अनिल उपमन उनको घोषणा करनी पड़ी कि जो कार्य बहिष्कार है वो अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। वहीं आगे की रणनीति की जहां तक बात है, अभी कार्यकारिणी की बैठक दोबारा से बुलाई गई, उसमें स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं जहां तक जानकार मानते हैं वो ये है कि हाईकोर्ट में 3 जून से छुट्टियां आ रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। ऐसे में अब वकील भी मन बना चुके हैं कि अब ये कार्य बहिष्कार लगातार जारी ही रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बहिष्कार तो जारी रहेगा, लेकिन जैसे ही सड़कों पर उतरने की बात आई वकील पीछे हटते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों का। तो जिस तरीके से वकील लगातार विरोध कर रहे हैं, अब ये दिखने लगा है कि फिलहाल वो कार्य बहिष्कार के मूड में तो है, हालांकि फाड़ भी दिख रहा है एसोसिएशन में। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, और ये खबर भी उसी से जुड़ी है। उदयपुर सर्किट बेंच का विरोध लगातार जारी है और जोधपुर के अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाला है। हाईकोर्ट से रवाना हुए और सोजती गेट पर अधिवक्ता पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन से आमजन को जोड़ने की कोशिश है वकीलों की। तो जयपुर में तो सड़कों पर नहीं उतर पाए वकील, लेकिन यहां हम देख रहे हैं जोधपुर में जहां सड़कों पर उतर रहे हैं, जुलूस निकाला है और सोजती गेट पर पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे वकील। मोदी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा संभव है। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो मोदी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक अब से कुछ देर बाद ही होनी है और इस बैठक में माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ संभव यह भी है कि कई और अहम मुद्दे हैं जिस पर आज मोदी कैबिनेट चर्चा करेगी। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अगर हम इस बैठक को देखें तो पेट्रोल और डीजल ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि आज कैबिनेट में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव परिणाम आया और उसके बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार इसको काफ़ी गंभीरता से ले रही है। सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसी तरह से अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती रही तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां तक पेट्रोल डीजल की कीमतों की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 80 रुपया प्रति लीटर से ज़्यादा हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं जनता परेशान है, आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को लग रहा है कि जो सरकार जिस बात को लेकर, जिस दावे को लेकर आई थी, उसमें कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर रही है। कल ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी साफ किया था कि इसको लेकर जरूर सरकार कदम उठाएगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से जब ये कल सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों में सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से उसमें कमी लाया जाए। तो कुल मिलाकर के आज जो कैबिनेट की बैठक है ये कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें प्रधानमंत्री खुद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर क्या किया जा सकता है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, इस पर फैसला लेगी। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री खुद सभी जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनकी आज बैठक करने वाले हैं। तो एक रास्ता निकाला जाएगा कि किस तरीके से, आपको ये भी बता दूं कि चूंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो अब मार्केट ड्रिवन प्राइस होता है, इसमें सरकार के पास बहुत ज़्यादा करने को कुछ नहीं होता, लेकिन सरकार जरूर कुछ ना कुछ इसमें एक फार्मूला तैयार करेगी जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो कम हो। जी बिल्कुल, तो सरकार कोई फैसला हम ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मोदी कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर बाद ही होनी है और उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार कोई फैसला ले सकती है ताकि लोगों को पेट्रोल और डीजल की इस बढ़ती कीमत से राहत मिल सके।
अब हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आज रिजल्ट आने वाले हैं और स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ी हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला परीक्षा परिणाम आज शाम घोषित करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी बोर्ड कार्यालय में परिणाम जारी करेंगे। बोर्ड 12वीं विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का नतीजा सबसे पहले जारी करेगा। बोर्ड की 12वीं विज्ञान परीक्षा में 2,46,254 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, तो वहीं वाणिज्य वर्ग में 42,665 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। बोर्ड की ओर से परिणाम जारी करने के साथ ही वरीयता सूची का ऐलान नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने पिछले साल से अपनी व्यवस्था में बदलाव करते हुए मेरिट लिस्ट में टॉप करने वाले परीक्षार्थियों के नाम बाद में जारी करने की व्यवस्था की है। वहीं 24 मई को बोर्ड का दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जिसमें साल 2017 की परीक्षा में मेरिट में आने वाले परीक्षार्थियों को पदक दिए जाएंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया होंगे। तो 12वीं साइंस और कॉमर्स के परिणाम आज जारी होंगे। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी रिजल्ट को जारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और हम आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो अभिजीत दवे हमारे संवाददाता अजमेर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिजीत, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे रिजल्ट कब जारी होगा और स्टूडेंट्स किस तरीके से इसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए अभिषेक, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। शाम 6:15 पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला नतीजा जो है 12वीं विज्ञान और वाणिज्य संकाय का वो जारी करेगा। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी बोर्ड के सभागार में इस परिणाम को विधिवत रूप से घोषित करेंगे। इस बार जो है पिछले साल की तरह ही मेरिट लिस्ट घोषित नहीं की जाएगी। बोर्ड ने व्यवस्था पिछले साल की है, जिसमें तर्क यह दिया गया है बोर्ड की ओर से कि पुनर्मूल्यांकन जो होता है रिजल्ट नतीजों के बाद, कई परीक्षार्थी जो होते हैं वो विभिन्न विषयों में अपने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करते हैं और उस पुनर्मूल्यांकन के दौरान जो है नंबरों में बदलाव होते हैं, जिसके चलते वरीयता सूची में भी बदलाव होता है। लिहाजा बोर्ड ने पिछले साल से इस व्यवस्था में बदलाव किया है और पुनर्मूल्यांकन के बाद ही वो मेरिट लिस्ट जारी करता है। मेरिट लिस्ट में एक और संशोधन जो बोर्ड की ओर से किया गया है वो ये किया गया है अभिषेक कि बोर्ड की ये परंपरा रही है कि 12वीं के तीनों संकाय में प्रथम 10 स्थानों की वरीयता सूची जारी होती थी और 10वीं के नतीजों में प्रथम 15 स्थानों की वरीयता सूची जारी होती थी। बोर्ड ने इस व्यवस्था को भी स्थगित कर दिया है और अब टॉप 3 जो है टॉपर्स की ही लिस्ट जो है बोर्ड जारी करेगा, वो भी पुनर्मूल्यांकन के बाद। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। शाम करीब 6:15 बजे शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी इस परिणाम को घोषित करेंगे। इसके बाद जो है करीब 1 सप्ताह का वक्त और हमें बताया जा रहा है जब 12वीं कला वर्ग का भी नतीजा जारी होगा और जून के प्रथम सप्ताह में 10वीं का नतीजा हम सबके सामने होगा। अभिषेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शाम 6 बजे के करीब रिजल्ट जारी किया जाएगा। साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के परिणाम आज जारी होंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि आप 12वीं के राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट जानने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.news18rajasthan.com पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आज फुल बेंच जयपुर में है, जहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। खाजागोटी में एससी आयोग की जनप्रतिनिधियों के साथ यह बैठक आयोजित होगी। आयोग अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया बैठक कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ
ये बैठक आयोजित की जा रही है। राज्य एससी आयोग अध्यक्ष सुंदरलाल और मंत्री अरुण चतुर्वेदी इस वक्त वहां मौजूद हैं। प्रदेश में दलितों के साथ जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो इस वक्त ये बैठक चल रही है खासा कोठी में। तो गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। गोवर्धन, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बैठक जो इस वक्त चल रही है, इस बैठक का मकसद आखिर है क्या और कौन कौन यहां पर मौजूद हैं? देखिए, लंबे समय बाद में राष्ट्रीय एससी आयोग की जो फुल बेंच है वो जयपुर में है। अध्यक्ष एससी आयोग के रामशंकर कठेरिया यहाँ पर दलित जनप्रतिनिधि और दलित समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में सीधा संवाद कर रहे हैं। 1 to 1 उनकी जो शिकायतें हैं, दलितों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के शिकायत यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो जो बाहर से आए हुए जो दलित समाज के प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनके साथ में सीधा संवाद कर रहे हैं। उनके साथ में जो पूरी बेंच है, उनके उसके मेंबर और अध्यक्ष हैं, वो यहाँ के जो लोग हैं उनसे उनकी जो शिकायतें हैं, उनके जो सुझाव हैं वो ले रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई है उसमें जो एससी के आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं। 2 तारीख का जो भारत बंद हुआ था उसमें जो दलित युवाओं पे जो मुकदमे हुए थे उनका मामला भी यहाँ पर कई जनप्रतिनिधियों ने आकर के और आयोग अध्यक्ष को कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने दुर्भावना से कार्रवाई की है। इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आयोग अध्यक्ष को और सदस्यों को ज्ञापन दिए गए हैं। अपनी बात दलित समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनको कही गई है। जो एससी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कठेरिया साहब, लंबे समय बाद में राजधानी जयपुर में पूरी बेंच आयोग की आई है। अभी आपने जन सुनवाई की है, जो एससी समाज के प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में क्या ग्रीवांसेज उनकी और सुझाव निकल करके अब तक सामने आए हैं? देखिए, राजस्थान की आज रिव्यू मीटिंग है जिसमें अनुसूचित जाति आयोग का पूरा जो मेंबर हैं, पूरा कमीशन यहाँ पर आया हुआ है। अभी जो डेवलपमेंट का इशू है उस पर राजस्थान सरकार के सभी विभागों के सचिव, चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव के साथ हम राजस्थान में जो राजस्थान गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की हम समीक्षा करेंगे और यहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी योजनाएं चल रही हैं उनकी हकीकत क्या है उनकी भी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ उसके बाद हम पुलिस विभाग से संबंधित जितने भी ऑफिसर हैं उनके साथ मेरी मीटिंग होने वाली है और उसमें पूरे राजस्थान के जो एट्रोसिटी की घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं की हम समीक्षा करेंगे। उसमें एफआईआर से लेकर के क्रॉस एफआईआर, कंपनसेशन और अरेस्टिंग, ये सारे इशू हम उसमें लेने वाले हैं। और इसी के साथ साथ 2 तारीख को तो देश भर में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग जेल में गए हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान में 664 लोग पकड़े गए थे, जिसमें से सारे लोगों को राजस्थान सरकार ने अपनी पहल से, अपने प्रयासों से उनको बाहर किया है, निकाला है। और अभी केवल 18 या 17 लोग जेल में हैं, जिनको मेरी साथ जो मीटिंग हुई है उसमें कहा है कि 1 सप्ताह 15 दिन में सारे लोग जेल से बाहर होंगे। और जो पुलिस विभाग से संबंधित कहीं दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, उनको हटाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ कहीं किसी तरह कोई और अमानवीय घटना हुई है तो उसको कमीशन ने उसको खुद संज्ञान में लिया है और वो कमीशन इसको देख रहा है। अभी ये जो जनप्रतिनिधियों से आपकी बातचीत हुई है, कई आप ज्ञापन दिए गए हैं, उसमें भी ये जो 2 तारीख की घटना में जो दलित युवा जेलों में है उनका मुद्दा प्रमुखता से आया है। आपने क्या उनको आश्वासन दिया और किस तरह की शिकायतें आपके पास अभी तक आई हैं, अभी जो जनसुनवाई की है? मेरा ये जिस तरह की शिकायत आई है, 2 तारीख को घटना जो हुई है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन मैंने कहा कि जैसे राजस्थान सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और जो एक सरकार का पक्ष हो सकता है। बिल्कुल, तो जो 2 तारीख की घटना थी उसको लेकर के एससी और एसटी समाज में आक्रोश भी था।
बहरहाल ये जो बैठक चल रही है वो बैठक काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गोवर्धन। और बैठक इस वक्त चल रही है, रामशंकर कठेरिया जो हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुर्जर आंदोलन की बरसी आज है और गुर्जर आंदोलन की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा बयाना के कारबारी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित होगा। कार्यक्रम में कर्नल किरोड़ी बैंसला समेत कई गुर्जर नेता शिरकत करेंगे। तो आज गुर्जर आंदोलन की बरसी है और इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा बयाना के कारबारी में आयोजित होना है, जहां पर शहीद स्मारक के पास यह कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में कर्नल किरोड़ी बैंसला समेत कई गुर्जर नेता शिरकत करने वाले हैं। नागौर की सदर थाना पुलिस ने बासनी कस्बे में आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे एक क्रिकेट बुकी और 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने सटोरियों से 24,590 रुपए के साथ टीवी, मोबाइल और अन्य सामान भी जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस को सटोरियों से जब्त रजिस्टर में लाखों रुपए का हिसाब किताब भी मिला है। तो लाखों रुपए का हिसाब किताब भी जब्त किया गया है। नागौर में इनकी गिरफ्तारी हुई है। आईपीएल का मैच चल रहा था, इस दौरान एक बुकी और 7 सटोरिये सट्टा लगा रहे थे, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा मोबाइल फोन, टीवी समेत कई सामान भी बरामद हुए हैं और लाखों के हिसाब किताब का रजिस्टर भी पुलिस के हाथ लगा है। महंगाई को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हल्ला बोल रही है। जनता पर महंगाई के मार की बात कही जा रही है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में जिस तरीके से कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसको लेकर अब कांग्रेस सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। हल्ला बोल और पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस आज राज्य भर में प्रदर्शन करेगी। आम लोगों की जेबें खाली करने का एक तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कांग्रेस का यह कहना है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी बेहाल है, आम लोगों की जेबें खाली कर रही है तेल की धार। तो ये हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से। तो गोवर्धन हमारे संवाददाता इस पे अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। गोवर्धन, पेट्रोल और डीजल को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर दिख रही है और आज क्या कुछ कार्यक्रम है कांग्रेस के? बिल्कुल, देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस को ये अच्छा मुद्दा मिल गया और पूरे देश भर में और खासकर प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतरने का फैसला कर चुकी है। आज पूरे जिला मुख्यालयों पर, राजधानी जयपुर को छोड़कर के सारे जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस कम करने की मांग करेगी। कल जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, उन्होंने सारे जिला मुख्यालयों को चिट्ठी भेज करके तत्काल आज के दिन के लिए प्रदर्शन करने को कहा था। कांग्रेस को ये एक बड़ा मुद्दा इन दिनों मिल गया है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का। जब से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और तेल कंपनियों ने रोज कीमतें बढ़ाना शुरू किया, उसके बाद से ही कांग्रेस अब हमलावर हो गई है, क्योंकि चुनावी साल है और ये मुद्दा आज से 5 साल पहले भी बहुत गरमाया था। जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त बीजेपी ने यूपीए सरकार को जमकर घेरा। अब वही स्थिति उल्टी आ रही है, अब निशाने पर बीजेपी है और कांग्रेस हमलावर है। प्रदर्शन कर जी, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर होती दिख रही है और चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा कहें तो वो कांग्रेस के हाथ लग गया है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अशोक परनामी को जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर यह जान से मारने की
धमकी उन्हें दी गई है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी। 3 दिन में मोटी रकम देने के लिए कहा गया है और परनामी को वाया यूएस पाक से यह धमकी मिली है। धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, अशोक परनामी जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है व्हाट्सएप पर और इसको लेकर अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एक मोटी रकम की मांग की गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, कर्ज माफी की तैयारी कर रही है राज्य सरकार ने अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। सहकारिता विभाग के फेल होने पर सीएमओ ने अपनी जिम्मेदारी अब संभाली है। सीएस डीबी गुप्ता को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। पहले 2 दिन के अंदर कैंप लगाकर जिला मुख्यालयों पर इसका आयोजन किया जाएगा। जिलों के प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। 26 और 28 मई को जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि सरकार ने कर्ज माफी को लेकर पूरी तरीके से तैयारी अब कर ली है। आज सभी जिलों में ट्रायल कैंप लगाए जाएंगे। 30 लाख किसानों को लाभ देने की तैयारी में सरकार दिख रही है। पहले चरण में राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी तकरीबन 500 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए के करीब कर्ज माफी होनी है और चुनावी वर्ष है। ऐसे में ये कर्ज माफी बेहद अहम निर्णय सरकार का। कुमारस्वामी आज कर्नाटक के स्वामी बनने वाले हैं और यह दूसरा मौका होगा जब कुमारस्वामी कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होंगे। आइए बताते हैं आखिर कैसे यहां तक पहुंचे हैं कुमारस्वामी। करीब 25 साल पहले जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने यही नारा देकर कुमारस्वामी से आगे बढ़ने की ताकत भरी थी। अण्णा 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 कुमारण्णा राज्य के निन्नंतो और उसी ताकत का नतीजा है कि दूसरी बार कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। कुछ भी कर गुजरने की जिद, बगावत करने की अथाह ताकत और रहस्यमयी ज्योतिषी की भविष्यवाणी, इन्हीं 3 वजहों से कुमारस्वामी पहले भी सीएम बने थे और फिर बन रहे हैं। क्या है कुमारस्वामी की कहानी और कैसे पिता और भाई को दरकिनार कर यहाँ तक पहुँचे हैं, आइए बताते हैं आपको। बात 1994 की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर था। पिता एचडी देवगौड़ा चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। बड़े भाई रवन्ना जो खुद होला नरसीपुर में चुनावी मैदान में थे, घर में सबके साथ नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते की टेबल पर ही कुमारस्वामी ने ऐलान किया, मैं भी राजनीति में आना चाहता हूं। बड़े भाई रवन्ना ठहाके लगाकर हंस पड़े और कहा, तुम अपने फिल्म बनाने के धंधे में ही ठीक हो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए विधायकी का चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। कुमारस्वामी के दिल में ये बात शूल की तरह उतर गई और यहीं से उन्होंने सियासी मैदान में उतरने का अघोषित ऐलान कर दिया। साल भर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भाई से ज्यादा गहरी पैठ बना ली, लेकिन न पिता चाहते थे और न भाई कि कुमारस्वामी सियासत करें। लिहाजा 1996 के लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी को कनकापुरा से टिकट दिया। कनकापुरा लोकसभा सीट कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटों में से एक थी, लेकिन कुमारस्वामी ने हार नहीं मानी। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। कुमारस्वामी को समझ में आ गया बाजी पलटने की ताकत है उनमें।
और इसी ताकत के बल पर जनवरी 2006 में कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ चल रही सरकार को गिरा दिया। रहस्यमयी ज्योतिषी ने कुमारस्वामी से कहा था, सरकार गिराओ, तुम सीएम बनोगे। महज 41 विधायकों के दम पर कुमारस्वामी 3 फरवरी 2006 को सीएम भी बन गए। सीएम बनने के लिए कुमारस्वामी ने बीजेपी के 79 और जेडीयू के 5 विधायकों को साथ लिया था। पिता एचडी देवगौड़ा समझाते रहे कि बीजेपी के साथ मत जाओ, लेकिन कुमारस्वामी कहां मानने वाले थे। एचडी देवगौड़ा का वो खत भी बेनामी हो चुका था जिसमें उन्होंने अपील की थी, मैं आप लोगों से आखिरी अपील कर रहा हूं, पार्टी हर चीज से ऊपर है। समय आ गया है जब हम पार्टी की विचारधारा के प्रति अपनी वफादारी साबित करें। 20-20 महीने का करार हुआ था कुमारस्वामी और बीजेपी के बीच, लेकिन कुमारस्वामी ये करार भूल गए और बीजेपी की पारी आने से पहले ही बीजेपी को मझधार में छोड़कर निकल लिए। अब की बार भी वो कांग्रेस को पूरे चुनावी मैदान में कोसते रहे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने ऑफर किया, कुमारस्वामी ने मौका हड़प लिया। नंबर गेम में भरे 36 का आंकड़ा ही उनके साथ है, लेकिन किस्मत से कुमारस्वामी उन्हीं 36 विधायकों के दम पर सीएम बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज बेंगलुरु में कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, जिसमें सियासतदान की जमघट लगेगी। 6 मुख्यमंत्री सहित विपक्षी दल के सभी बड़े नेता जुटेंगे। ऐसे में सवाल है कि ये स्वामी की ताजपोशी है या फिर विपक्ष का शक्ति परीक्षण। लगातार हार झेल रहे विपक्ष के लिए बड़ा दिन। सिमटती सत्ता से परेशान कांग्रेस के लिए राहत का दिन। छोटे होते जा रहे क्षेत्रीय क्षत्रप के लिए उम्मीदों का दिन। कुमारस्वामी के साथ ही विपक्षी दलों की उम्मीदों की भी ताजपोशी होने जा रही है। वजह है बहुमत के खेल में बीजेपी को हराना, येदियुरप्पा को गद्दी से हटाना, फिर कर्नाटक की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना। यही कारण है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में यूपीए की संयोजक सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही 6 मुख्यमंत्री भी शरीक होने जा रहे हैं। स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, केरल के सीएम पिनराई विजयन, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शरीक होने के लिए रजामंदी दे दी है। इन मुख्यमंत्रियों के अलावा कई पूर्व सीएम और कद्दावर नेता भी इस समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं, जिनमें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव सुधाकर रेड्डी और डी राजा के अलावा एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी मंच पर दिखाई देंगे। अब ममता जी भी खिलाफ थी, देवगौड़ा जी भी खिलाफ थे, अखिलेश जी भी खिलाफ थे, अपने बीजेडी वाले पटनायक जी भी हमारे खिलाफ, सब हमारे खिलाफ थे, कोई नई बात नहीं है। अब जब मंच पर ऐसे सियासी सिकंदर होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इस सियासी जमावड़े का मतलब क्या है। क्या मिशन 2019 के लिए कोई सियासी खिचड़ी पकेगी? सवाल इसलिए क्योंकि जितने भी दल कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, वो लोकसभा की करीब 326 सीटों पर मजबूत दावेदारी रखते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48, पश्चिम बंगाल की 42, आंध्र और तेलंगाना की 42, बिहार की 40, कर्नाटक की 28, केरल की 20, पंजाब की 13, दिल्ली की 7 और जम्मू कश्मीर की 6 सीटें शामिल हैं। सूत्रों की माने तो कुमारस्वामी ने जेएमएम, बीजेडी और डीएमके के स्टालिन जैसे कई अन्य क्षेत्रीय दलों को और उनके नेताओं को भी न्योता भेजा है। अगर वो भी स्वामी के ताजपोशी में शामिल हो जाते हैं, फिर झारखंड की 14, ओडिशा की 21 और तमिलनाडु की 39 सीटों को भी जोड़ लें तो आंकड़ा 400 सीटों पर मजबूत हो सकता है। मतलब साफ है कि ताजपोशी के बहाने कांग्रेस मिशन 2019 के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियों को लामबंद करने का सपना संजो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
कुमारस्वामी आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सुबह से ही कुमारस्वामी के घर पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर पर पहुंच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। कर्ज माफी को लेकर इस वक्त बैठक चल रही है। सीएम राज्य की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और सहकारिता विभाग के अधिकारी वहां मौजूद हैं। तो किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार अब पूरी तरीके से सजग दिख रही है और इसी को लेकर इस वक्त एक बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। कर्ज माफी को लेकर यह बैठक इस वक्त चल रही है और सहकारिता विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भी बैठक सचिवालय में आयोजित की जा रही है। बैठक में संचालित योजनाओं की समीक्षा हो रही है। आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया इसकी समीक्षा कर रहे हैं। मंत्री अरुण चतुर्वेदी और मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी वहां बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सचिवालय में इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक में जो तमाम संचालित योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया इसकी समीक्षा कर रहे हैं और मंत्री अरुण चतुर्वेदी के अलावा मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन श्रीगंगानगर में यह जल मौत बनकर बह रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। इंसानों की गलती की सजा बेजुबानों को चुकानी पड़ रही है। ब्यास नदी में छोड़ा गया केमिकल वाला पानी अपने साथ मरी हुई मछलियां और दूसरे पशुओं के शव लेकर श्रीगंगानगर पहुंचा है। 3-4 दिन पहले मरे इन जीवों से पानी अब सड़ान मारने लगा है। अभी गंग नहर में गत 2-3 दिवस से जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा और बदबूदार है कि वो सिंचाई के भी काबिल नहीं है। पीने के लायक तो पानी गंग नहर में पिछले कुछ वर्षों से ही नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो पानी आ रहा है वो सिंचाई लायक नहीं है। लेकिन फिर भी किसान को मजबूरी में उस बदबूदार और गंदे पानी को खेतों में लगाना पड़ रहा है। केमिकल ने पानी में रहने वाले ऑक्सीजन का गला घोंट दिया, जिससे बड़ी संख्या में जलीय जीवों की मौत हो गई। जहरीले पानी का दुष्प्रभाव श्रीगंगानगर के बेजुबानों पर पड़ रहा है। 14-15 नाग जिहड़े मरे है, मुल 35-37 रुपए पुट्ठे ले सी, मुल लगभग लाख रुपए का नुकसान हो गया गरीब आदमियों का साडा ते। रसायन युक्त इस पानी में ऑक्सीजन इतनी कम है कि मछलियां दम तोड़ रही हैं। ऐसे में जब ये पानी खेतों में जाएगा तो खेतों की उर्वरा बनाने वाली कीट पतंगों, केचुओं का जीवन संकट में पड़ जाएगा। पर किसान मजबूर हैं। गंदो पानी है, कालो मुस्क मारा, बदबू मार ला रही है और माना है कि सिरवा भी चढ़ ला रही है और तो भी मुश्किल है और मजबूरी में लगाना पड़े। क्या करा तो आगे फसल तो बीजनी पड़ेगी, फसल बीजे बिना करांगे। श्रीगंगानगर के बाशिंदों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इतने गंभीर मामले पर ओहदेदारों की खामोशी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से राकेश मितवा की रिपोर्ट।